तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम स्टार्ट कर चुके हैं 45 डेज की प्रिपरेशन का फेज 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए। तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सिमिलैरिटी का टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट लर्नर्स। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम स्टार्ट कर चुके हैं 45 डेज की प्रिपरेशन का फेज 1, जिसमें कि हम आपके लिए वन शॉट रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आएंगे। तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सिमिलैरिटी का टॉपिक, जो कि आपके लिए ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में इसके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए कि सिमिलैरिटी के टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीजें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ चुका है सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप सिमिलर फिगर्स समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक यहां पे कोई फिगर बनाता हूं, इस तरीके से कोई भी रैंडम फिगर है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक तरीके का पैरेललोग्राम है, और मैं इसी तरीके के पैरेललोग्राम को अगर यहां पे छोटा कर देता हूं, तो जब हमारे पास कोई भी फिगर एक दूसरे की शेप जब हमारे पास कोई भी फिगर में एक दूसरे की जब शेप सेम होती है, तो वो फिगर्स जो है वो सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। और शेप सेम होने के लिए एंगल्स का इक्वल होना बहुत जरूरी है। एंगल्स मस्ट बी इक्वल, और उसको हम बोल सकते हैं इक्व एंगुलर भी है और इक्व एंगुलर। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर हमने शेप के बारे में बोला है, शेप होना चाहिए, पर साइज के बारे में हमने कुछ नहीं बोला है। और आपको देख के समझ भी आ रहा होगा कि इन दोनों का साइज तो अलग अलग ही है। तो इसी चीज को बोला जाता है सिमिलर फिगर्स, जब शेप दो फिगर्स का सेम हो पर साइज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइज हमें नहीं पता है। और अगर साइज के बारे में बोलना भी है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में है, यानी कि इन दोनों की साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं, जहां पर शेप सेम होता है बट साइज जो है उसके बारे में बोलेंगे नहीं। और अगर बोलना हो तो बोलना होगा तो बोलेंगे कि साइड जो है साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। अब सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर होता है वो समझ लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो कि आपने पिछले साल पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि जब कोई भी दो फिगर एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं, यानी कि उनके एंगल्स, उनकी साइड सब कुछ सेम होगा, उसमें हम बोलते हैं कि वो फिगर्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको लास्ट क्लास का याद होगा। अब मैं एक बार एग्जांपल से वापस बता देता हूं कि जैसे कि ये एक ट्राइंगल है और दूसरा भी ट्राइंगल है, और आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी है। तो ये जो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। और ये सिर्फ ट्राइंगल में नहीं, किसी भी शेप में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि शेप एंड साइज दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही चीजें इक्वल होती है। ऐसे फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। तो जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं पीक्यूआर। अब आप देख सकते हैं कि शेप तो आपको सेम दिख रहा है, और अगर शेप सेम दिख रहा है तो इसका मतलब सिमिलर तो होंगे ही होंगे। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उससे आपको क्या ऑब्टेन करना है, उससे आपको क्या रिजल्ट लेके आना है, वो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, उसका मतलब सिमिलर होने के लिए इक्वी एंगुलर तो होना ही पड़ता है। इसका मतलब एंगल ए को एंगल पी के बराबर होना पड़ेगा, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर होना पड़ेगा, और एंगल सी को एंगल आर के बराबर होना पड़ेगा। और क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, यानी कि इसी को बड़ा करके ये लेके आए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको छोटा करके ये लेके आए हैं, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि ये साइड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है, ये 4 की है, और ये मान लेते हैं 5 की है, तो यहां पर ये वाली
अगर मैं एक स्केल फैक्टर 2 का लेता हूं, स्केल फैक्टर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये जो ट्राइंगल है वो इसका हाफ है, यानी कि ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो इसकी ये वाली साइड हो जाएगी 4 की, ये वाली 8 की और ये वाली 10 की। तो आप देखिए कि 2 अपॉन जब आप 4 करोगे तो 1/2 का रेशियो आएगा, 4 अपॉन 8 करोगे तो 1/2 का रेशियो आएगा, 5 अपॉन 10 करोगे तो भी 1/2 का रेशियो आएगा। तो इसी के लिए हम बोल देते हैं कि ए बी ओवर पी क्यू का जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगा, बी सी ओवर क्यू आर के, और ये किसके बराबर आएगा, ए सी ओवर पी आर के। तो अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये रिजल्ट भी ट्रू है। आप इसको, अगर ये आपको गिवन है तो ये आप मान सकते हैं कि ये आपको पता है, और ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये चीजें आपको आज के बाद से ध्यान रखनी है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ये और ये रिजल्ट आपके पास हमेशा ही हमेशा ट्रू होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स। अब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हमको किस तरीके से लेने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर तो है, यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, बट आप देखिए कि ये वाली साइड जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। तो यहां पर बच्चे गलती क्या कर देंगे कि ए बी सी को करस्पॉन्डिंग सिमिलर कर देंगे डी ई एफ के, और जैसे ही बच्चों ने ये लिखा तो ये टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर हम ए बी की बात करें तो करस्पॉन्डिंग उसके साइड हो जाएगी ई एफ। करस्पॉन्डिंग मतलब है इसके सामने वाले में क्या हो रहा है। तो ए बी के प्रोपोर्शनेट आपको दिख रहा होगा कि ई एफ है, जो कि सेम रेशो में दिख रही है। ए सी के प्रोपोर्शनेट आपको दिख रहा होगा डीई है। तो अगर आप ये लिख दोगे कि ट्राइंगल एबीसी इज प्रोपोर्शनल, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तो ये टोटली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सही तरीका देखते हैं कि लिखते कैसे। तो ए बी के प्रोपोर्शनेट क्योंकि ए बी के प्रोपोर्शनेट क्योंकि ई एफ है, तो अगर हम ए से शुरू कर रहे हैं और बी पे जा रहे हैं तो यहां पर भी हमको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, और ए से शुरू करके सी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ए बी सी अगर आपने ट्राइंगल का नाम लिखा है तो ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब यहां पे दूसरा नाम लिखने से पहले आपको थोड़ा पॉज लेना है और देखना है कि किसके सिमिलर होना चाहिए। तो ए से बी और बी से सी, बी से सी पे ये वाली साइड आ रही है, तो यहां पर भी हमको ये वाली साइड आनी चाहिए। तो ई एफ डी के सिमिलर होना चाहिए। जी हाँ, ई एफ डी के सिमिलर। मुझे कैसे पता पड़ा, तो आप देखिए ए से बी जब मैं आया तो ये वाली साइड आई, तो यहां से भी ई से एफ जाने पे ये वाली साइड आनी चाहिए, आ गई। अब बी से सी जा रहे हैं तो दो ये वाली जो साइड है जिसमें आपको 2 डैश दिख रहे हैं वो आनी चाहिए, तो एफ से डी पे जाने पे वो आ रही है, तो इसका मतलब ये सही है। अब अगर आप ऐसा लिखेंगे तो देखो ए से बी जब मैंने लिखा तो ए बी, ए से बी तो ई से एफ, तो ई एफ शुड बी इक्वल टू, बी से सी जा रहे हैं तो यहां पे एफ से डी जाना पड़ेगा। ये हमने ए बी ले ली यहां से, और बी से सी लेंगे तो ये वाली साइड इससे लेंगे, ये वाली साइड इससे लेंगे, तो बी सी ओवर एफ डी आना चाहिए। और अब ए से सी लूंगा तो यहां पे ई से डी आना चाहिए, तो इक्वल टू ए सी ओवर ई डी। क्या ये यहां पे आपको दिख रहा है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ बिल्कुल सही है, बी सी और एफ डी बिल्कुल सही है, और ए सी और ई डी बिल्कुल सही है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात हुई। और इससे अगर आप देखेंगे तो यहां से एंगल्स क्या क्या आने चाहिए, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल डी। तो आप देख लीजिए ए जो है वो ई के बराबर दे रहा है, बिल्कुल सही है, ए ई के बराबर आना चाहिए, और बी जो है वो एफ के बराबर दे रहा है, तो बी जो है वो एफ के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में 1 डैश और 2 डैश के बीच में, और एफ जो है वो भी 1 डैश और 2 डैश के बीच में, इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके से आप ए के लिए भी देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप सी के लिए भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। बट अगर आप ये लिख दोगे तो यहां से आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ए से बी जाओगे तो ए बी ओवर डी ई शुड बी इक्वल टू, बी से सी जाओगे ई से एफ जाना पड़ेगा, बी सी और ई एफ, और फिर ए से सी जाओगे
और डी से एफ जाना पड़ेगा। और एंगल्स के बारे में आप क्या लिखोगे, एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल एफ। अब आप देख सकते हो कि पूरा रिजल्ट ही गलत आ चुका है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट गलत है, क्योंकि राइट रिजल्ट तो ये है। तो सिर्फ नाम गलत लिख देने से आपका पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा और फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल किस तरीके से लिखते हैं वो आप समझें, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया है। और फिर एक बार आप नाम सही से लिख दोगे तो ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सही तरीके से आएंगे, जिसके बाद आप सवाल को अच्छी तरीके से लगा पाओगे। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से बता रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आ गया कंडीशंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो जैसा कि आपने पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी में देखा था, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम पढ़ते थे कि एस 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 रूल होता है, एस ए एस रूल होता है, और ए एस रूल होता है, और आर एच एस रूल होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा था कि इन चारों की मदद से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। कुछ इसी तरीके के हमारे पास सिमिलैरिटी की थ्योरम्स होती हैं, जो कि अभी मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं पहली थ्योरम से, एस ए एस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है। एस ए एस क्या होता है वो समझे थे, एस ए एस क्या होता है वो हम समझते हैं। तो एस ए एस जैसा कि नाम बता रहा है, साइड एंगल साइड। अब यहां पे ये जो एंगल है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप देख सकते हैं दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है। इसका मतलब आपको जो एंगल लेना है वो दो साइड के बीच वाला एंगल लेना, कोई सा भी एंगल नहीं चल पाएगा, दो साइड के बीच वाला ही चलेगा। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, ट्राइंगल एक ए में ले लेता हूं, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, पी क्यू आर। अब मान के चलते हैं कि हमको गिवन है कि ये जो साइड है वो मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की है, और ये मान लेते हैं हमारे पास है 10 सेंटीमीटर की, और ये मान लेते हैं हमको दी गई है 8 की, और ये मान लेते हैं हमको दी गई है 20 की। और इसके अलावा हमको गिवन है कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो ऐसे में हम लगा सकते हैं साइड एंगल साइड, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ए सी ओवर पी आर जो है वो कितना आ रहा है, 4/8, यानी कि 1/2, और ए बी ओवर पी क्यू वो कितना आ रहा है, 8। ए सी ओवर पी आर वो कितना आ रहा है, 4/10, यानी कि 2/5, और यहां से हम ए बी ओवर पी क्यू करते हैं तो वो कितना आ रहा है, 8/20, और इसको आप 4 से कट करेंगे तो आप देखिए 2/5 ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनेट है, ये बात समझ में आ गई, और इनके बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ए, इसके बीच में ही हम इसको लिखेंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। याद रहे कि आपको इसके बीच में ही लिखना है, स्टेप वाइज ही हम लिखते हैं, तो इसके बीच में ही आप एंगल्स को लिखोगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस रूल। ये चीज बिल्कुल सही है। और यहां पर जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो एंगल है वो साइड के बीच वाला ही होना चाहिए, तो दो साइड के बीच वाला ही एंगल हमने लिया है। अगर आपको बोल दिया है कि ये एंगल है और ये दोनों साइड है, तब आप उस केस में सिमिलरिटी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ हमारा एस ए एस रूल। इसी तरीके से हमारे पास आता है ए ए और ए। तो एंगल एंगल या एंगल 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 दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर हम किसी ट्राइंगल की दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हमें अपने आप ही पता है कि क्या होता है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, या फिर हमको प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उसके लिए अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये एंगल मान लो इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया, या फिर आपको गिवन रहेगा तो आप बोल ही दोगे। जैसे इसमें मान लीजिए दिया गया है कि ये 50 है, ये 70 है, और ये दिया है कि ये भी 50 है और ये भी 70 है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये मान लो ए बी सी फिर से, और ये पी क्यू आर। तो इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल, या फिर एंगल 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 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, दिख ही रहा है हमको, गिवन बराबर है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, ये भी हमें पता है। और आप देख सकते हैं कि दोनों का सम करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने का आएगा, 60 का, और ये वाला एंगल भी कितने का आएगा, 60 का। इसीलिए हम बोल देते हैं कि दो एंगल बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, इसीलिए बाय ए लिखो या ए लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारी दूसरी थ्योरम है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी थ्योरम होती है साइड साइड साइड, जैसे कि अगर हमें दे दिया जाए कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो अगर तीनों साइड का जो रेशियो है अगर हम वो सेम प्रूव कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। तो अगर हम प्रूव कर देंगे, मान लो ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर, अगर आप ये प्रूव कर देते हो, यानी कि क्वेश्चन में तो हमको वैल्यू गिवन रहेगी, अभी वैल्यू नहीं है। एग्जांपल के लिए फिर से मैं कोई वैल्यूज ले लेता हूं यहां पर, जैसे कि मान लेते हैं ये है 1 का, ये है मान लो आ, या फिर इसको 10 का, या इसको 4 का, और इसको 8 का ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये मान लो 5 का, ये 2 का है, और ये मान लो 4 का है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइड्स का रेशियो है वो 2:2 बना रहा है, 2:2 बना रहा है, 2:2 बना रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये तीनों रेशियोज अगर बराबर है तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 रूल। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिमिलर फिगर्स होते हैं तो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है और एंगल्स बराबर रहते हैं। ये चीज आपको समझनी है। अब हम इनको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है कि परपेंडिकुलर डाला गया है वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल पे, जो कि ट्राइंगल को डिवाइड करता है टू इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल में। यानी कि आप देखिए कि बी ए सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले से ही है, ये हमको गिवन है, और ये जो परपेंडिकुलर डाला है वो ए से डाला है बी सी पर, तो डी पे जो है वो परपेंडिकुलर आके गिरा है, जिसने कि इस ट्राइंगल को दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। तो आप देखिए कि टोटल हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल हो चुके हैं। एक तो मैं बता देता हूं आपको, एक तो ट्राइंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ए डी बी जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डी पे 90 डिग्री आ रहा है, और एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है ए डी सी जो कि एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, डी पे उसका भी राइट एंगल आ रहा है। अब हमको इस ट्राइंगल में प्रूव करना है कि ये जो तीनों ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है। तो टू प्रूव में हमारे पास क्या है, टू प्रूव में हमारे पास है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहां पर आप एबीसी अगर ले रहे हैं तो आप देखिए कि आपने 90 डिग्री का एंगल ए पे लिया है, तो जो दूसरा ट्राइंगल आएगा उसका 90 डिग्री का स्टार्ट आना चाहिए। ए जो है वो 90 है तो दूसरे ट्राइंगल का भी 90 डिग्री आना चाहिए, तो आप एडीबी तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको लेना क्या है, तो मुझे इतना पता है कि अगर ए से शुरू कर रहा हूं तो 90 डिग्री आ रहा है, तो डी से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि डी हमारे पास 90 डिग्री का है। अब आप देखिए कि ए बी सी मैंने लिया है, तो डी बी ए मैं ले सकता हूं क्योंकि बी जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बी और बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी, तो यहां से डी बी, और अब तो दूसरा नाम तो आ ही जाएगा डी बी ए। इसी तरीके से इसमें भी आप देखिए कि मैं एडीसी नहीं ले सकता क्योंकि एडीसी लूंगा तो जो करस्पॉन्डिंग वाली बात है वो बिगड़ जाएगी, इसीलिए यहां पे अब मैं क्या लूंगा, यहां पे 90 डिग्री आ रहा है, यहां पे 90 डिग्री आ रहा है, तो यहां पर भी 90 डिग्री आना चाहिए, इसलिए डी से शुरू करूंगा। अब आप देखिए एबीसी में और एडीसी में सी का जो एंगल है वो कॉमन है, और यहां पे सी लास्ट में आ रहा है, तो यहां पर भी सी लास्ट में आएगा, और ए बी सी, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा, डी सी ए। ए बी सी
तो यहां पर आ जाएगा DAC, बिल्कुल सही बात है। अब हम बढ़ते हैं इसको करना किस तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप अपने ट्राइंगल्स को अलग अलग लिख लो। तो ये मैंने बना दिया है आपके लिए दूसरा ट्राइंगल जो कि है लेफ्ट वाला, तो ये मैंने बना दिया अलग से इसको, ये है DBA, और हमको इसको प्रूव करना है कि ये ABC यानी कि बड़े वाले के सिमिलर है। तो ये मैंने बना दिया आपके लिए BC और A। तो अब आप देखिए कि इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, बिल्कुल सही बात है, और ये एंगल जो है वो आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBA, एंगल ABC में जो है वो BAC 90 डिग्री है, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADB, और इसमें हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच। फिर आप देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल B बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब क्या है कि बाय एंगल एंगल थ्योरम, अभी अभी हमने पढ़ा था कि दो एंगल्स अगर बराबर हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBA। और सेम लॉजिक से आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं जो कि है आपका ये वाला ट्राइंगल राइट वाला, तो ये D हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और इस बार ये 90 और ये जो एंगल है C वो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं सिमिलरली ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। और DAC अगर आपने देखा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल अगर इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल अगर इसके भी सिमिलर है, तो इन दोनों को भी आपस में सिमिलर होना पड़ेगा। और ऐसा लिखते साथ ही आपका ये जो हेंस प्रूव है, ये जो टू प्रूव है वो हेंस प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन ट्राई किया है, और ये अच्छा क्वेश्चन है अगर आप अपना थ्योरम्स को अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये जो फिगर है इसमें एंगल QPS जो है वो RPT के बराबर है। QPS आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल है, और RPT दिख रहा है, ये वाला एंगल है। और एक और एंगल दिया है PRQ यानी कि ये वाला एंगल, और PTS यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये गिवन हमको समझ में आ गया। प्रूव दैट ट्राइंगल PQR एंड PST। तो PQR कहां दिख रहा है आपको? PQR ये वाला ट्राइंगल और PST ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको ये दोनों ट्राइंगल्स को बराबर यानी कि सिमिलर, हमको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अगर आप देख रहे हैं ट्राइंगल PQR, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि एंगल QPR की अगर मैं बात करूं तो इट इज इक्वल्स टू एंगल X, जो कि इसकी वैल्यू दी गई है X, प्लस एंगल SPR। और इसी तरीके से अगर मैं एंगल की बात करूं किस वाले की, SPT की, तो एंगल SPT की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? SPT को मैं लिख सकता हूं एंगल X तो ये वाला है, तो X प्लस SPT में मुझे दिख रहा है कि X तो हमने ले लिया, अब SPR और प्लस SPR। तो यहां से आप देख सकते हो कि एंगल QPR की वैल्यू ये है और एंगल SPT की वैल्यू भी ये है, और ये चीज आपको दिख रही होगी कि दोनों का RHS सेम है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो इधर से मैं लिख सकता हूं कि एंगल QPR शुड बी इक्वल टू एंगल SPT। एक तो ये चीज हमको दिख गई। और अगर हमको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, सबसे पहले तो ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल PST। तो दोनों ट्राइंगल में मुझे दिख गया कि QPR और SPT, एक एंगल तो मुझे दिख चुका है जो कि मैं यहां पे प्रूफ कर चुका हूं, एक एंगल तो मुझे दिख गया। अगर मुझे दूसरा एंगल और दिख जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल बाय एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। पर दिक्कत ये है कि अभी मुझे दूसरा एंगल नहीं दिखा है। पर क्या आप लोगों को दूसरा एंगल दिख रहा है? दूसरा एंगल दिख रहा है ये वाला QRP
और एस टी पी, ये दोनों एंगल भी बराबर है, क्यू आर पी और एस टी पी, तो ये भी बराबर है। तो इसका मतलब एंगल क्यू आर पी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एस टी पी, ये हमको गिवन है ऐसा। तो एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, इन दोनों एंगल्स की मदद से, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस टी बाय एंगल जैसा कि हमने सोचा था वो हम लगा चुके। अब वो बोल रहा है कि पीटी ओवर एस टी जो है वो 3:4 है, तो हमको ये चीज गिवन है कि पीटी ओवर एस टी की जो रेशो है, पीटी ओवर एस टी की रेशो 3:4 है, ये हमको गिवन है। तो हमको बताना है क्यू आर ओवर पी आर किसके बराबर आएगा, तो क्यू आर ओवर पी आर की वैल्यू क्या आएगी ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं पी क्यू ओवर पी एस, पहली दो साइड, फिर आखिरी दो साइड क्यू आर ओवर एस टी, और फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल्स टू पी आर ओवर पी टी। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में आता है। तो ये चीज हम पहले ही सीख चुके हैं, तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमको रेशियो कौन सा गिवन है, पीटी ओवर एस टी। क्या यहाँ पे हमको पीटी ओवर एस टी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बट क्या मैं इस रेशियो को अलग से सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने इस रेशियो को पकड़ा और इस रेशियो को पकड़ के मैं इसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करता हूं। तो क्यू आर ओवर एस टी इक्वल्स टू पी आर ओवर पी टी। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं और इसको यहां पे ले जाऊं तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऐसा अलाउ है। तो यहां पर आ जाएगा क्यू आर ओवर पी आर इक्वल्स टू एस टी ओवर पी टी, और ये रेशियो तो हमको पता है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? एस टी ओवर पी टी। अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये 4:3 आ जाएगा, और ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व होके ये वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4/3, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4/3, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपकी इनफ प्रैक्टिस अभी हो चुकी होगी इस टॉपिक के लिए। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएं मुझे, इससे पता लगे कि कौन बच्चे हैं जो सीख रहे हैं और अच्छी तरीके से सवालों को लगा पा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक जो आता है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत इजी होती है, पर बच्चों को समझ में नहीं आती तो वो इसको गलत कर देते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं ये क्या होती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको क्या करना होता है कि एक ट्राइंगल अगर आप लेते हैं ए बी सी, और इसमें अगर आप किसी भी एक साइड से दूसरी साइड की पे एक लाइन डालते हैं जो कि तीसरी साइड से पैरेलल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लाइन डाल रहा हूं जो कि यहां से मैं लेता हूं इसके पैरेलल, जैसे कि आपको दिख रही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बताती है कि ये जो लाइन आपने अभी बनाई है पिंक कलर की, ये इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। मतलब क्योंकि डीई पैरेलल टू ए बी है, तो यहां से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताती है कि जो डीसी है ओवर डी ए है उसका जो रेशो है वो किसके बराबर आएगा? सीई ओवर ईबी के। ये हमें बताती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये लाइन अगर आप इधर की जगह नीचे बनाते तब भी ये रेशो मेंटेन रहता, और ऊपर बना देते तब भी ये रेशो मेंटेन रहता। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कई बार सवाल में डीसी और डीए की जगह आपको डीसी और सीए दे देगा, क्योंकि वो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल दोनों लेगा। तो उस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि डीसी ओवर AC इज इक्वल्स टू EC ओवर BC। तो इस तरीके से ये जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स में क्या बोलते हैं कि अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है, इसका मतलब इस लाइन को इसके पैरेलल होना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, अगर यहां पे हमको पैरेलल गिवन है DE इज पैरेलल टू AB,
तो अगर ये आपको पता है तो आप यहां से इसको बोल सकते हो कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू गिवन है तो यहां से आप इधर जा सकते हो और बोलोगे कि दिस इज पैरेलल। तो ये हमारी होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स, मैंने आपको बता ही दिया, इसका फटाफट से सवाल देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है। डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो अब सबसे पहले तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि 2 कहां पहले और 3 कहां पहले। तो डी ने ए बी को डिवाइड किया, तो ए से बी में जा रहे हैं तो 2 पहले आएगा और 3 इधर आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। अब हमको फाइंड करना है एई ओवर ईसी। तो एई ओवर ईसी हम पहले पार्ट के लिए लिख देंगे कि सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी इज गिवन, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, बट आपको बोर्ड में पूरा ही लिख के आना है। बाय बीपीटी वी कैन से दैट एडी ओवर डीबी शुड बी इक्वल्स टू एई ओवर ईसी। और आपको पता ही है ये रेशो तो हमें मालूम है, एडी ओवर डीबी, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, एडी ओवर डीबी 2:3 ये गिवन है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2:3। तो पहले वाला जो पार्ट है वो हो चुका है। अब एई ओवर एसी की बात कर रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एई ओवर एसी के केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप क्या करते हो, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट तो आंसर नहीं लिखना, तो आपको इसी रेशो को लेना पड़ेगा, एडी ओवर डीबी इज इक्वल्स टू एई ओवर ईसी, ये आपको पता है। अब आप क्या करो, बोथ साइड कर दो +1, क्योंकि हम इक्वेशन के बोथ साइड सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हमने यहां पे कर दिया। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एडी प्लस डीबी ओवर डीबी, और यहां पे क्या आएगा, एई प्लस ईसी ओवर ईसी। अब आप देखिए एडी प्लस डीबी क्या बन जाएगा, तो ये जो पूरा है वो बन जाएगा ए बी, तो यहां से बन जाएगा ए बी ओवर डीबी, और यहां से बन जाएगा अब सेकंड पार्ट के लिए हमको चाहिए एई ओवर एसी की वैल्यू। तो एई ओवर एसी की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। एई ओवर एसी यानी कि ऊपर वाली साइड और नीचे, तो आप क्या करो, आपको यहां पे दिख रहा होगा एई ओवर एसी बनाने के लिए हमको क्या करना है। तो अगर ये 2:3 का है तो ये भी 2:3 का, ये भी अभी हमने आपने देखा था। अब 2:3 अगर है तो ये पूरा कितने का हो गया, 5 का, और ऊपर वाला 2 का। तो इसीलिए एई की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, और एसी की जगह एसी को हम लिख सकते हैं एई प्लस ईसी। और ये देखिए ये 2 का है और ये 3 का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2/2 + 3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अब बोल रहा है इफ डीई इज इक्वल्स टू, नहीं, तीसरे पार्ट में हमको बताना है डीई की वैल्यू क्या है, इफ बीसी इज इक्वल्स टू 7.5। अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमको बताना है कि, अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में डीई की वैल्यू बतानी है, बीसी हमको गिवन है, ये जो वैल्यू है वो 7.5 सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब हमको साइड फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, और उसमें हम बोलेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी। आप देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि वो कॉमन है। फिर हम बोलेंगे कि जो एंगल ए डी ई है दिस इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे लिख देंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। और जैसे ही आपने दो एंगल बराबर प्रूफ किए तो आपको पता लग गया कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं। ट्राइंगल ए डी ई
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल रूल। और एंगल रूल लगाने के बाद अब आप बोल सकते हो कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों का जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब पहले एडी, तो एडी और यहां से ए बी, तो एडी ओवर ए बी इज इक्वल टू डीई बी सी, डीई ओवर बी सी और यहां से एई और यहां से ए सी इक्वल्स टू एई ओवर ए सी। अब आप देखिए कि हमको यहां से कौन कौन सी चीजें पता है वो हम यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे हमको एडी पता है 2, ए बी पता है, ए बी पूरा है तो यहां पे गलती मत करना कि 3 लिख देना, यहां पे 2 और 3 दोनों लिखेंगे तो 5। अब डीई तो हमको निकालना ही है तो डीई की जगह डीई लिखेंगे और बीसी की वैल्यू हमको गिवन है 7.5। तो बस इसी रेशो से हमारा काम चल जाएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो 2/5 टाइम्स 7.5, 2 इंटू 7.5 होता है 15 ओवर 5, तो इसको इससे काट देंगे तो ये आएगा 3। तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई, डीई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के ऊपर, जिसको कि हम बीपीटी बोलते हैं या फिर बीपीटी जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर डी और ई कुछ पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी और ए सी पे, फाइंड वेदर डीई इज पैरेलल टू बीसी इफ। तो ये पहला क्वेश्चन अलग है, दूसरा क्वेश्चन अलग है। पहले क्वेश्चन में हमको बोल रहा है एडी जो है वो 3 का है, तो ये 3 का है और एई 4 का है और बीडी 4.5 का है और एसी 10 का है। अच्छा, बीडी जो है वो 4.5 का है, एडी 3 का है, एई 4 का है और एसी दे दिया पूरा 10 का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पूरा 10 का है, ये पूरा 10 का है तो ये वाला कितने का बचेगा, 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये 6 का बचेगा। अब हमको चेक करना है फाइंड वेदर डी इज पैरेलल टू बीसी। तो सबसे पहले हमको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यहां पे लगाना पड़ेगा। तो हमको एडी ओवर डीबी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एडी ओवर डीबी जो कि आ रहा है 3 ओवर 4.5। अगर आप यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा और इसको आप 15 से डिवाइड कर दो तो 15 2 जार 30 और 15 3 जार 30। तो ये जो रेशियो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 ओवर 3। अब हम एई ओवर ईसी की बात करते हैं तो वो कितना आ रहा है 4 ओवर 6 जो कि कितना आ जाएगा 2 ओवर 3। तो बिल्कुल सिंस हम लिख देंगे यहां पे सिंस एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू एई ओवर ईसी, इसका मतलब बाय, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो ये हुआ कि किस तरीके से चेक करना है। अब इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अगर आपको पहले के 2 पार्ट समझ में आए हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इस तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता चल रहा हूं साथ में। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर लगाएं जिससे कि आपको समझ में आए कि आप इस तरीके के सवालों को सीख भी पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट तो हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है। नया टॉपिक मतलब कि इस चैप्टर में हमको आगे बढ़ना है जिसमें कि हमको पता करना है कि रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। अगर 2 ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया है उसका रेशियो क्या आएगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं पी क्यू आर और एबीसी। तो ये मैंने लिया एबीसी और ये मैंने ले लिया पी क्यू आर। अब क्या होता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमको पता है कि उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो उस केस में एरिया का रेशियो किस तरीके से लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर हमको पता है गिवन क्या है, यहां पे हमारे पास गिवन जो है वो है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज हमको गिवन है। तो अगर ऐसा होता है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनका एरिया जो है वो किस में आता है,
तो उनका जो एरिया आएगा वो इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहां पर आपको पता है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ए बी ओवर पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। और लेट से कि ये जो रेशियो हमको के बराबर हमने लेट कर लिया है, तो ये जो चीज है वो किसके बराबर आएगी, के स्क्वायर के बराबर आएगी। यानी कि या तो इसके स्क्वायर के बराबर या इसके स्क्वायर के बराबर या इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है वो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं किस तरीके से होता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारे ट्राइंगल का मीडियन होता है, मीडियन मतलब ये जो लाइन इस वाले पॉइंट से इस पे डालेंगे जो कि इस वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट मतलब आप देख सकते हैं बीसी को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया है डी ने, बीडी और डीसी दो बराबर हिस्से, तो एडी को हम मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वाले केस में एडी जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, एडी इज मीडियन। मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मीडियन का यहाँ पे आता है। और आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट प्रूफ भी सिंपल है। ये बेस और ये बेस और दोनों ट्राइंगल की हाइट क्योंकि सेम है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट दोनों का बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर होता है जो कि मीडियन की वजह से आया है। तो मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल आ चुका है। सवाल में देखते हैं क्या है हमारे पास। इन द गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी आर सिमिलर। तो एडीई और एबीसी को सिमिलर प्रूव करना है। तो जैसा कि अभी आपने इस वाले सवाल में देखा था, मैंने यहां पर आपको करके दिखाया था ये वाला। आप देखिए एडीई और बीई एबीसी, तो ये सेम चीज वहां पर भी है और ये सेम चीज यहां पर भी है। तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप वहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम बोल देंगे कि ये एंगल इस दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पहला पार्ट डायरेक्टली हो चुका है जो कि मैं पहले कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है गिवन दैट एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी। एडी जो है वो बीडी का हाफ है, ठीक है। इसका मतलब एडी अगर हाफ ऑफ बीडी है तो यहां से आप बोल सकते हैं ना कि एडी ओवर बीडी इज इक्वल टू 1/2। सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये 1 पार्ट है तो ये जो बीडी है वो 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडी इज हाफ ऑफ बीडी। अब बोला इफ बीसी इज 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे चेक करें कि अभी अभी हमने देखा कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हम यहां पे प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों ही ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं और हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है उनकी साइड के जो रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको इतना तो पता है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, यानी कि एडीई और एबीसी अगर सिमिलर है, तो ये जो रेशियो आने वाला एरिया वाला वो कितना आएगा, एडी ओवर ए बी। इस बार यहां पे गलती ये मत कर देना कि बीडी ले लेना। यहां पर आपको एक ट्राइंगल एडी है तो इसकी साइड दूसरी वाली क्या आएगी, ए बी, ये स्क्वायर आएगा। बच्चे यहां पे गलती क्या कर देंगे, जो मैं आपको लिख के बताता हूं, बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं कि एडी ओवर बीडी लिख देंगे और उसका स्क्वायर करके आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, आप देखिए कि ट्राइंगल है एडीई और एबीसी, तो उनकी साइड्स कौन सी होंगी, एडी और एबी। छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो साइड लेनी पड़ेगी एडी और बड़ी वाली साइड ए बी। अब एडी ओवर ए बी का रेशियो पता करना है। तो एडी ओवर बीडी अगर 1/2 है तो यहां से आप देख सकते हो एडी ओवर ए बी वो कितना हो जाएगा, 1/AB क्या है, एडी प्लस बीडी। तो यहां पे आप लिख दो पहले एडी प्लस बीडी, और एडी प्लस बीडी आपको दिख रहा है 1/1 + 2, तो ये हो जाएगा 1/3। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 1/3 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 1/9। तो ये जो आंसर है वो कितना आएगा, दिस आंसर इज 1/9, ठीक है। ये हुआ है ये वाला पार्ट। अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ, ये तो आपने निकाल दिया,
अब आपको ये वाला एरिया भी निकालना है, इसका रेशियो भी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बीसीईडी। अब आप देखिए कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों का 1:9 आ रहा है। तो अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूंगा तो आप समझेंगे कि इसका जो एरिया है, अगर इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया अगर 1 है तो इस पूरे का एरिया कितना आता है, 9 आता है इस पूरे का। तो अगर मैं 9 में से ये वाला हटा दूंगा तो ये जो ट्रेपेजियम बच रहा है इसका एरिया कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसके लिए ये जो रेशो अगर हम लेंगे ऊपर वाले का और इस ट्रेपेजियम का सिर्फ, तो वो कितना आ जाएगा 1/8। तो ये वाला जो आंसर है वो कितना आएगा, ये जो आंसर है वो कितना आएगा, 1/8 आएगा। इसको आप फिर से समझिए, क्योंकि ऊपर वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल 1:9 के रेशो में आ रहा था। अब मैंने क्या किया कि ऊपर वाले ट्राइंगल की वैल्यू हटा दी तो सिर्फ ये ट्रेपेजियम बचा, इसलिए उसका एरिया कितना बच गया, 8। तो ऊपर वाले ट्राइंगल और ट्रेपेजियम का रेशो जो है वो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पे था। दूसरा नहीं, सॉरी, पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। बोला फिगर जो है इसमें पीबी और क्यूए आर परपेंडिकुलर। तो ये जो है वो 90 है और ये भी 90 है, ये हमको गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ पीओ इज 6 सेंटीमीटर, पी टू ओ, ये जो चीज है वो 6 सेंटीमीटर की दी गई है। क्यूओ इज 9 सेंटीमीटर, ये जो चीज है वो 9 सेंटीमीटर की दी गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी, पीओबी इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमको फाइंड करना है इसका एरिया, इसका एरिया हमको फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि मुझे जो ट्राइंगल है वो दिख रहा है। अब आप देखिए क्या ये एंगल 90 का, इसमें भी 90 का, क्या ये एंगल आपको इसके बराबर दिख रहा है बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल? अगर आपको दिख गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एंगल ये वाला इक्वल आ गया, एक ये वाला इक्वल आ गया, यानी कि दोनों एंगल इक्वल आ गए। इसका मतलब बाय एंगल हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और सिमिलर प्रूव अगर कर दिया तो फिर हम एरिया जो है इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर से निकाल लेंगे। तो ये सवाल होना चाहिए फिर हमारे से। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको लिख के बताता हूं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब नाम लिख लो पीओबी एंड ट्राइंगल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ट्राइंगल का नाम लिखने के बाद दूसरे के लिए आपको पॉज करना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स अच्छी तरीके से लिखनी चाहिए। पीओबी, एंड में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो यहां पर भी एंड में 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। बीच में ओ आ रहा है तो यहां पर भी बीच में ओ आना चाहिए। तो एंड में 90 डिग्री का एंगल ए, तो क्यूओए जो है वो हमारे ट्राइंगल का नाम होगा। पीओबी के करस्पॉन्डिंग जो आएगा ट्राइंगल वो आएगा क्यूओए। और इसमें हम बोलेंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी 90 डिग्री ईच। और हम बोलेंगे कि एंगल ए ओ क्यू, सॉरी पहले हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। तो एंगल हम बोलेंगे बी ओ पी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ क्यू बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जैसा ही हमने ये लिखा तो हम बोल देंगे ट्राइंगल पी ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ओ ए बाय एंगल रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, और इनका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी, या फिर हमने क्या नाम लिया, पीओबी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूओए शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। तो इनका स्क्वायर साइड का रेशियो क्या आएगा, पीओ ओवर क्यू, आपको दिख रहा होगा। तो पीओ ओवर क्यूओ, पीओ ओवर क्यूओ का स्क्वायर, पीओ ओवर क्यूओ का स्क्वायर। और पीओ की वैल्यू आपको दी गई है 6 और ओ क्यू की वैल्यू 9, तो 6/9 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये इससे कटेगा 2 और ये 3, तो 2/3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, 4/9। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमको ये वाली वैल्यू भी सवाल में गिवन है। ट्राइंगल पीओबी, ये वाली वैल्यू भी सवाल में गिवन है, 120 की दी गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे 120 ओवर, इसका तो हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ ए इज इक्वल्स टू 4/9।
अब आप इसको काट दो तो ये 30 टाइम जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स 30 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA। तो ये आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल QO इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट बिल्कुल सही लिखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपने देखा कि इसमें हमने पहले दोनों को सिमिलर कर दिया, सिमिलर करने के बाद जो एरिया का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और ये सवाल भी हो चुका है। तो अब ये जो सवाल अगर आपको समझ में आए तो ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क में है, और मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको ये सवाल खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको ट्राई नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे कि आपसे ये सवाल हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। सिर्फ देखने से मैथ कभी कोई नहीं सीख सकता, आपको खुद से पेन चलानी पड़ेगी, खुद से पेन चलाओगे, ये सवाल करोगे, और अगर हो जाएंगे तब जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो बेस्ट कॉन्फिडेंस होगा, और फिर आपको लगेगा कि हाँ अब इस चैप्टर के सवाल में एग्जाम में भी कर पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में वो बोल रहा है कि सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना है कि अगर हम किसी एक ट्राइंगल को छोटा या बड़ा करते हैं, यानी कि हम किसी ट्राइंगल को एनलार्ज कर रहे हैं या फिर किसी ट्राइंगल को हम छोटा कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई लाइन है तो उसको जब आप छोटा करो या बड़ा करो तब भी वो लाइन ही रहेगी। अगर आप अगर पूरे एरिया की बात करते हो, यानी कि पूरे ट्राइंगल की बात करते हो, तो उसको छोटा करो या बड़ा करो तब भी वो ट्राइंगल ही रहेगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज ऑफ अ लाइन इज अ लाइन, इमेज ऑफ अ ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल, इमेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंड सो ऑन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ट्राइंगल को अगर मान लो जूम किया तो ट्राइंगल जो है जूम होके क्वाड्रिलेटरल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बस आपको ये चीज समझनी है, और कोई इसमें खास बात नहीं है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स। तो मैप्स एंड मॉडल्स की हम बात करते हैं तो क्या होता है, कई बार सिमिलरिटी का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो मैप्स और मॉडल्स में एक इसका एप्लीकेशन आ रहा है। बाकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा जगह यूज होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैप्स एंड मॉडल्स में। बट डेली लाइफ की अगर बात करें तो मैप्स एंड मॉडल्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। आपने मैप जो है वो कई बार देखे होंगे, गूगल मैप तो आजकल हर कोई चलाता ही है। तो क्या होता है कि मैप जो है, आप देखिए कि अगर मैं बात करूं तो ये एक मैप है जो कि अमेरिका के साइड का मैप दिख रहा है। अब क्या है कि आपको भी पता है कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसका इतना बड़ा एरिया का जो मैप है, अगर आप उसको इतनी छोटी सी जगह में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लाखों किलोमीटर का जो एरिया है, लाखों किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसको आप छोटे से एरिया में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसके लिए क्या किया होगा कि इसके लिए जो बड़ा एरिया है उसको स्केल डाउन करके आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमारे पास सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए आप देखिए कि किसी भी मैप में हमेशा नीचे स्केल फैक्टर जो है, स्केल फैक्टर यहां पर लिखते हैं वो, कि स्केल फैक्टर क्या है। तो स्केल फैक्टर से हमको समझ में आता है कि इस मैप का 1 सेंटीमीटर रियल लाइफ के कितने किलोमीटर के बराबर है। तो ये होता है स्केल फैक्टर, और स्केल फैक्टर की मदद से ही हम किसी छोटी चीज को बड़ा बना सकते हैं या फिर बड़ी चीज को छोटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मैप्स एंड मॉडल्स के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह, अगर किसी आप बड़े मॉल में जाओ तो उसके बीचों बीच में उस मैप का छोटा सा मिनी मॉडल लगा रहता है, इस तरीके से शोकेस करते हैं। तो जो बड़ा मॉडल, मतलब जो रियल मॉल है वो तो कितना बड़ा है, बट अगर हम इस मॉडल की बात करें तो वो कितना छोटा है। अब क्या होता है कि बड़े मॉल को जब आप छोटे में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको उसका जो स्केल फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को छोटा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बड़े वाले में मान लो ये 100 मीटर की है, और अगर आप इसको 10 से छोटा कर, मतलब मान लो आप इसको 100 गुना छोटा कर रहे हो, 100 टाइम 100 टाइम छोटा कर रहे हो, तो ये जो चीज है वो 1 मीटर की होनी चाहिए, क्योंकि आप 100 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अगर आपने 100 का फैक्टर लिया और मान लो इसको 1.5 बना दिया तो ये जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और आपको डिस्प्रोपोर्शनेट जो है वो फिर सिमिलर नहीं हो पाएगा। तो ये जो रियल मॉल का रियल मॉडल नहीं बन पाएगा। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए हमको स्केल फैक्टर जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये बोल रहा है स्केल फैक्टर जो है के है, बोल रहा ईच साइड ऑफ द रिजल्टिंग फिगर इज के टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन फिगर। वही वाली बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मान लो आप किसी एक, मान लो ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, तो अगर ये जो बिल्डिंग है मान लो ये 100, ये 200, और मान लेते हैं ये 150 की है, तो अगर आप इसको 10 टाइम्स छोटा करना चाहते हो, यानी कि स्केल फैक्टर 10 का हो गया, तो आपका जो मॉडल होगा ना उसमें भी आपको साइड्स का जो रेशियो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी फिर जो मॉडल है उसमें ये साइड 10 की आएगी,
ये साइड 20 की आएगी और ये साइड 15 की आएगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाती है, वो ये है कि अगर आप जब साइड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो जो दूसरी साइड आएगी वो k टाइम्स से ही आएगी। बट अगर हम एरिया की बात करें तो जो एरिया है, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। देखिए अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड जो है वो एक वन डायमेंशन चीज है, और वन डायमेंशन में तो आपने देखा होगा कि साइड की जो यूनिट है वो मीटर होती है। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया आपने देखा होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो टू डायमेंशन चीज है और उसमें मीटर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम की बात करूं तो वो थ्री डायमेंशन होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो उसमें आपने देखा होगा कि मीटर क्यूब होता है। तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो स्केल फैक्टर के k क्यूब टाइम्स होगी। तो क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो ये इसका जो स्केल फैक्टर है वो k क्यूब टाइम्स हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर है तो एरिया का स्केल फैक्टर k स्क्वायर टाइम हो जाएगा, और ये मीटर ही है तो इसके लिए इसका स्केल फैक्टर k टाइम्स ही होगा। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर आपका k यानी कि स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आपने अपना जो मॉडल है वो जो बनाया है वो रियल से बड़ा बनाया है। k इक्वल्स टू 1 है तो मॉडल जो है वो सेम है, और k लेस देन 1 है तो k आपने जो मॉडल है वो रियल वाले से छोटा बनाया है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये अच्छे से लगा लोगे तो आपके सवाल जो है वो सही रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:200 इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को आता है, कई बार फॉर्मूले लिखे होते हैं कि लेंथ ऑफ मॉडल ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से फॉर्मूले रहते हैं। मैं कहता हूं फॉर्मूले की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ कि शिप जो है बड़ी होगी और मॉडल उसका छोटा ही होगा, आपको दिख भी रहा है कि मॉडल जो है वो 1:200 है, तो आपको सिंपल सा अंदाजा लगाना है। शिप सच में अगर बात करी जाए तो शिप जो है वो रियल में तो बड़ी होगी, उसका मॉडल छोटा होगा। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको अगर ये चीज समझ में आती है तो आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ मॉडल छोटी होगी, यानी कि हमारा जो k है वो 1/200 यानी कि लेस देन 1 हो गया है। और वैसे भी अभी आपने देखा था कि k अगर लेस देन 1 होता है तो मॉडल छोटा होता है, और जो मॉडल इज स्मॉलर देन द रियल ऑब्जेक्ट। और ये आपको वैसे भी दिख गया, और आप कॉमन सेंस से भी अगर लगाओगे तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि या लेंथ जो है, लेंथ ऑफ मॉडल इज 4 मीटर। अब आप वो बोल रहा है कि जो मॉडल आपने बनाया उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर की लेंथ है। 4 मीटर इज द लेंथ ऑफ मॉडल। अब आप खुद सोच के बताओ कि 4 मीटर की अगर मॉडल की लेंथ है तो शिप जो है, जो कि मॉडल से बड़ी ही होगी, छोटी तो नहीं होगी, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि लेंथ ऑफ जो शिप होनी चाहिए वो 4 × 200 होनी चाहिए, क्योंकि शिप जो है वो एक्चुअली में इससे बड़ा ही होगा, तो लेंथ जो है वो 800 मीटर आनी चाहिए। लेंथ ऑफ शिप जो है वो 800 मीटर आनी चाहिए, और यही इसका आंसर है। बट इसी चीज, मतलब ये मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूं, बट अभी इसी चीज को हम फॉर्मूले से भी देखते हैं कि फॉर्मूले से क्या आएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ मॉडल ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू के, क्योंकि लेंथ के केस में आपने देखा था कि के लिखते हैं हम, लेंथ के केस में के लिखते हैं, तो हम यहाँ पे भी के लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो 1/200, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इज 4, तो 4 ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1/200। तो यहां से आप देख सकते हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी, 800 मीटर। तो आप देखिए कि 800 ही आ रहा है। बट मेरा कहना यह है कि सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलता है, आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लगा दिया और कॉमन सेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर आप वो समझ लेंगे तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा, और कॉमन सेंस से तो आपका आंसर आ ही जाएगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता, तो एमसीक्यू में आता तो मैं तो कॉमन सेंस की मदद से 2 सेकंड में आंसर निकाल देता, मैं तो ये फॉर्मूला लगाता ही नहीं। तो ये सब चीजें आपकी जो मैथ्स की स्पीड है उसको फास्ट करती हैं, और कॉमन सेंस भी डेवलप होता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब मैप का आ गया, मैप जो है वो 1:50,000 का रेशो में है, यानी कि के हमारे पास कितना आ गया है, 1/50,000। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इन द मैप अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ एबीसी लैंड हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। ठीक है, तो हम बना देते हैं एबीसी जो है उसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री का भी है, तो बना देते हैं। ये जो है वो मैप के अंदर है। अब आप इस चीज को समझना, तो ये 90 का है, ए बी
सी और ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। अब आप इस चीज को अच्छे से समझो कि ये जो चीज दी गई है वो मैप के अंदर दी गई है, तो जो एक्चुअल लेंथ होगी वो इससे काफी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैप में तो हम हमेशा किसी भी चीज का छोटा वर्जन ही लेके आएंगे, तो जो एक्चुअल होगा वो इससे बड़ा होगा। तो अब वो बोल रहा है कि अगर आपको ये रेशो पता है और आपको मैप के अंदर का ये साइज पता है, तो अब आप बताओ एक्चुअल लेंथ क्या होनी चाहिए। तो एक्चुअल लेंथ हम बता देते हैं, कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। किसकी बतानी, हमको बीसी की। तो हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ इस वाले केस में लेंथ ऑफ मॉडल या फिर लेंथ ऑफ मैप ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ इज इक्वल टू 1/50,000, यानी कि के बराबर हमने लिख दिया। लेंथ के केस में एक ही के लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमको पता है 3.5 सेंटीमीटर, और इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये किसके बराबर आ जाएगी, एक्चुअल लेंथ के बराबर। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये कितना आ गया 3.5 और 50,000 आप इसको कर लो, तो ये आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15, 17.5, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर में। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर में आ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ गया 175 किलोमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया के लिए आपने देखा कि हमको उसका जो स्क्वायर है वो लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ रहा है एक्चुअल में, तो वो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ बेस टाइम्स ऑफ हाइट, तो वो आ रहा है हाफ टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3.5, तो 2 से 2 गया तो एरिया आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर एक्चुअल एरिया की बात करेंगे तो हमको पता है कि मैप एरिया ओवर एक्चुअल एरिया, जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैप एरिया ओवर एक्चुअल एरिया वो किसके बराबर आएगा, के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि 1/50,000 का स्क्वायर के बराबर। और ये जो मैप एरिया वो हम निकाल चुके हैं 3.5, सो 3.5 ओवर एक्चुअल एरिया, इसको मैं ए लिख देता हूं, इक्वल्स टू 1/50,000 का स्क्वायर। तो एक्चुअल एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 का स्क्वायर, यानी कि 50,000 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। और क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो एक काम करते हैं, दोनों को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 1000 से ये गया, 1000 से ये गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, जो कि कितना हो जाएगा 5 5 25 इंटू 3.5 कर लेते हैं, तो एक ये इससे गया 10, तो ये इससे गया ये, तो ये आ गया 25 और 35, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज द आंसर। और 25 इंटू 35 कितना आ जाएगा, 900 में से 25 गया तो 875, तो 8750 किलोमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडल्स के सवाल किस तरीके से करते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में मैंने रखा है। आपने देखा कि मैंने हर टॉपिक के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लेके आया हूं, जो कि आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। तो ये जो है हमने आज के टॉपिक में काफी कुछ पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने सबसे पहले सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर होता है हमने वो सीखा। फिर हमने देखा कि सिमिलर फिगर्स की कंडीशंस क्या होती हैं, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उससे हमको क्या क्या पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें हमने देखा था कि तीन जो थ्योरम्स होती है, एंगल एंगल, या फिर उसी को हम एंगल 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 भी बोलते हैं, या फिर एस ए एस, या फिर एस एस एस। उसके बाद हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है और उसका जो कन्वर्स है, दोनों के ही सवाल लगाए और उनको समझा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तो वो दो साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करती है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से मैप्स एंड मॉडल्स के सवाल आते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से प्रोपोर्शनेट होता है उनकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी पसंद भी आया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से हो जाए, तो आपको लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार निकाल के जरूर लगा लें, जिससे कि आपको एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मुझे पता रहे कि कौन बच्चे देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे। और अगर आपको कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो वो कम से कम जरूर लिख देना नीचे, जिससे कि हम उसको आपकी लाइव क्लासेस में कवर करेंगे। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और बाकी चैनलों से जुड़ जाएं, तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।